दादी, मुझे यूरोप में राष्ट्रवाद के आगे की कहानी सुनाओ ना। सुनाती हूँ बेटा। मैंने कहाँ तक की कहानी तुझे सुनाई थी? दादी, आपने बताया था कि वाटरलू के युद्ध के बाद यूरोप में फिर से रूढ़िवादी सत्ता की स्थापना हो गई थी। आपने यह भी बताया कि ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से निरंकुश थीं। अब ये बताओ ना दादी, फिर राष्ट्र राज्यों का उदय कैसे हुआ? हाँ हाँ, याद आया। तो सुनो बेटा, उसके आगे की कहानी सुनो। 1815 के बाद रूढ़िवादी सत्ताधारियों के दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत होना पड़ा। लेकिन ये रूढ़िवादी व्यवस्थाएं लोगों के मन से तो राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त नहीं कर पाई थी ना बेटा। और जब निरंकुश ताकतें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, किसी समाज को हद से ज़्यादा दबाया जाता है, तो क्रांति की भावना और भी ज़्यादा बलवती होती है। इसी कारण बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए गए। प्रेस की आज़ादी का भी मुद्दा उठाया गया। अब तो क्रांतिकारी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानने लगे थे। अच्छा दादी, और कौन से गुप्त संगठन बनाए गए थे? बेटा, इटली का एक क्रांतिकारी था, उसका नाम था जूसेपी मेसिनी। उसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। वो बहुत क्रांतिकारी विचारधारा वाला व्यक्ति था। वो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया, और जब वो 24 साल का था ना बेटा, तो लिगुरिया में क्रांति करने के कारण उसे बहिष्कृत कर दिया गया था। अच्छा दादी, फिर उसने क्या किया? फिर बेटा, उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। दादी, वो संगठन कौन से थे? बेटा, पहला था मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। अच्छा दादी, तो क्या इन संगठनों से और भी लोग जुड़े? हाँ बेटा, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले जितने भी युवा थे, वो सब इन संगठनों से जुड़ गए थे। मेसिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई राष्ट्र है। क्या मतलब दादी? मतलब ये कि वह मानता था कि इटली, जो कि उसका देश था, छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह तो नहीं रह सकता। उसे जोड़कर एक व्यापक राष्ट्र, एक एकीकृत गणतंत्र बनना ही चाहिए। और पता है बेटा, उसकी इस विचारधारा का क्या असर हुआ? क्या असर हुआ दादी? बेटा, उसके इस मॉडल की देखा देखी अब जर्मन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में भी गुप्त संगठन बनने शुरू हो गए। अच्छा दादी, फिर आगे क्या हुआ? फिर बेटा, शुरू हुआ क्रांतियों का युग। मैंने बोला था ना बेटा कि जितना दबाया जाएगा, क्रांति की भावना उतनी ही ज़्यादा बलवती होगी। हाँ दादी, आपने बताया तो था। तो दादी, क्रांति का नेतृत्व किस वर्ग ने किया? बेटा, क्रांति का नेतृत्व किया उदारवादी राष्ट्रवादियों ने, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इसमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे हुए लोग थे। तो दादी, पहला विद्रोह, पहली क्रांति कहाँ हुई? बेटा, एक बार फिर प्रथम विद्रोह फ्रांस में ही हुआ। ये बात है जुलाई 1830 की। 1830 में फ्रांस में फिर से एक क्रांति हुई, और इस बार 1815 के बाद फिर से जिस बूर्बो राजवंश की सत्ता लाई गई थी ना, इस बार क्रांतिकारियों ने उसे उखाड़ फेंका। अच्छा, तो फिर दादी, इसके बाद फ्रांस में किसकी सत्ता की स्थापना हुई? बेटा, इस बार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया गया। और बेटा, ये तो तुमको पता ही है कि जब फ्रांस में कोई क्रांति होती है तो उसका प्रभाव यूरोप के सभी देशों पे पड़ता है। हाँ हाँ दादी, ऐसा तो पहले भी हुआ था ना। हाँ बेटा, मैटरनिक ने भी कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम तो हो ही जाता है। अच्छा दादी, तो क्या बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हुआ? हाँ बेटा,
जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक और घटना जिसने यूरोप में राष्ट्रीय भावनाओं को और भी अधिक बढ़ाया वह था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम? हाँ बेटा, यूनान पहले ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप के लोग यूनानी सभ्यता से सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बनाकर उसकी खूब प्रशंसा की थी और वे मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत भी जुटाने लग गए थे। यूनानियों को आज़ादी का संघर्ष 1921 में शुरू किया था। 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को फिर से एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। तो क्या दादी, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना क्रांतियों और संघर्ष द्वारा ही फैली? नहीं नहीं बेटा, कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। इसे रोमानीवाद कहा गया। रोमानीवाद ने तो राष्ट्रीय संदेशों को उन लोगों तक भी पहुंचा दिया जो पढ़े लिखे नहीं थे। बेटा, मैंने बताया था ना कि पोलैंड को रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियों ने बांट दिया था। हाँ दादी, उसका विभाजन जो कर लिया था। हाँ बेटा, लेकिन संगीत और भाषा के जरिए पोलैंड में राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। रूसी कब्जे के बाद रूस ने पूरी कोशिश की कि पोलिश भाषा को पोलैंड से हटा दिया जाए, लेकिन चर्च के आयोजनों में, संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का इस्तेमाल होता रहा। पोलिश भाषा को रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। ग्रिम्स फेयरी टेल्स ने भी ऐसा ही काम किया। अच्छा दादी, फिर आगे क्या हुआ? बेटा, 1830 के दशक में यूरोप में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई, जिसकी वजह से रोजगार में कमी आ गई और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगीं। आम जनता अपने देश की शासन व्यवस्था से तंग आ गई थी। 1845 में सिलेरियो के बुनकरों ने ठेकेदारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1848 में तो खाने पीने की कमी और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए और विद्रोह होने लगे। उस समय फ्रांस का राजा दादी लुई फिलिप, हाँ बेटा, लुई फिलिप को इस विद्रोह ने भागने पर मजबूर कर दिया। अब फ्रांस में राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। 1848 में जब किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे ना, तब मध्यम वर्ग ने भी क्रांति शुरू कर दी। कामकाजी मध्यम वर्गों के स्त्री और पुरुष दोनों ने ही संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। अच्छा, फिर तो ये आंदोलन काफ़ी बढ़ गया होगा ना दादी? हाँ बेटा, बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन फ्रैंकफर्ट शहर में मिले और उन्होंने एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप भी तैयार किया। बेटा, इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी जानी थी जिसे संसद के अधीन रहना था। प्रतिनिधि प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाना चाहते थे, लेकिन उस राजा ने तो उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे और ताज पहनना अस्वीकार कर दिया। अरे दादी, फिर क्या हुआ? हुआ क्या बेटा, अंत में नेशनल असेंबली को भंग ही करना पड़ा। उफ दादी, ये तो फिर बुरा हुआ। हाँ बेटा। दादी, मुझे एक बात पूछनी थी। आपने बताया कि राष्ट्रीय सभा में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया था, तो क्या इस बार फिर महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया? हाँ बेटा, ये एक दुख की बात है। महिलाओं को इस बार भी वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया।
लेकिन दादी, महिलाओं ने भी तो इस आंदोलन में भाग लिया था ना। और जब समानता की बात आ रही है तो महिलाओं को भी तो बराबर का हक मिलना चाहिए था ना। मिलना तो चाहिए था बेटा, लेकिन मिला नहीं। जब फ्रैंकफर्ट में संसद में सभा आयोजित की गई तब महिलाओं को केवल दर्शक के रूप में सभा को देखने का हक मिला। ये तो गलत बात है ना दादी। हाँ बेटा। अच्छा, अब तू निराश ना हो, आगे सुन कि क्या हुआ। रूढ़िवादी ताकतें आंदोलन को दबाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन वे पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल नहीं कर पाई। अब राजाओं को भी ये समझ में आने लगा था कि यह क्रांति और संघर्ष उदारवादियों को सहूलियतें देकर ही समाप्त किया जा सकता है बेटा। लेकिन 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से लगाव कम होने लगा। तो फिर दादी, राष्ट्रों का एकीकरण कैसे हुआ? सेना द्वारा। क्या दादी, सेना द्वारा? हाँ बेटा, जर्मनी और इटली का एकीकरण सेना द्वारा ही हुआ बेटा। प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उसका एक मंत्री था जिसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इसी को जाता है। जर्मनी के एकीकरण में 7 वर्ष का समय लगा और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध हुए। इस युद्ध में प्रशा को जीत हासिल हुई, तब जाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। और दादी, इटली का एकीकरण तो मेस्सिनी ने किया होगा ना, आपने बताया था ना उसके बारे में। बेटा, मेस्सिनी ने संगठन बनाकर इटली के एकीकरण के काफ़ी प्रयास तो किए, लेकिन 1831 और 1848 में हुए विद्रोह की असफलता के बाद वो हार गया। अच्छा दादी, वो क्यों? बेटा, 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमान में ही इतावली घराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैम्सबर्गों के अधीन था, मध्य इलाका पोप का शासन था और दक्षिण में स्पेन के बूर्बो राजाओं का शासन था। इसीलिए इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमान के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। और पता है बेटा, उसका एक मंत्री था काबूर। उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। बेटा, ये जो काबूर था, ये ना तो क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। अच्छा दादी, तो फिर ये किस वर्ग से था? ये तो इटली के अमीर और पढ़े लिखे वर्ग में से था। बेटा, ये फ्रेंच बहुत ही बेहतर बोलता था और बहुत होशियार था। इसी वजह से इसने कूटनीतिक संधि द्वारा 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इसने स्थानीय किसानों की मदद से दक्षिण इटली के राज्य में प्रवेश कर गए स्पेनी सैनिकों को भी निकाल के बाहर कर दिया। इसी वजह से 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हो पाया और इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। बेटा, इटली के एकीकरण में गैराबाल्डी का भी नाम महत्वपूर्ण है। किसानों को समर्थन तो गैराबाल्डी ने ही लिया था। और बेटा, पता है कि जिन आम किसानों ने गैराबाल्डी का समर्थन किया था ना, उन्हें इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ये लाटिया है, जो कि विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। हाँ दादी, लाटालिया। हाँ, ऐसा क्यों दादी? बेटा, शायद वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसी वजह से ऐसा था। बेटा, ब्रिटेन की दास्तान तो और भी अजीब और रोचक है। पता है, 18वीं शताब्दी से पहले तो ब्रिटेन नाम की कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी। अच्छा दादी, फिर ये ब्रिटेन बना कैसे? बेटा, उस समय ब्रिटिश द्वीप नस्लों के हिसाब से बटे हुए थे, जैसे अंग्रेज, वेल्श, स्कॉटलैंड या आयरिश, और इनकी अपनी ही संस्कृतियाँ थीं। अच्छा दादी, फिर ये इंग्लैंड बना कैसे? बेटा,
अंग्रेज नस्ल या आंग्ल राष्ट्र की शक्ति बढ़ रही थी। इसी वजह से वह इन द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। बेटा, इंग्लैंड में भी एक क्रांति हुई थी, 1688 की रक्तहीन क्रांति। इस क्रांति के बाद आंग्ल संसद ने राजतंत्र से की ताकतें छीन ली और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन बना। फिर किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। बेटा, पता है, इसके बाद ब्रिटेनी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा बना रहा, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड की संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। और जब भी यह लोग अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का उन्होंने प्रयास किया तो उनका दमन किया गया। ऐसा ही हर्ष आयरलैंड का भी हुआ। वहाँ पे भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो धार्मिक गुटों में हमेशा झगड़ा चलता रहता था। ब्रिटेनी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिकों के विद्रोह को दबाया गया और 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब एक नए ब्रिटेनी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रिटेनी झंडा, जिसे हम यूनियन जैक कहते हैं ना, और राष्ट्रीय गान को खूब बढ़ावा दिया गया। पुराने राष्ट्र इस संघ में सहयोगी के रूप में ही रह गए थे। अच्छा दादी, तो इस तरीके से राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, जिन्हें हम इस समय देखते हैं। हाँ बेटा, और तुझे एक और बात बताऊं, कलाकारों ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र को एक मूर्त रूप प्रदान किया। राष्ट्र को एक नारी के भेष में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने राष्ट्र को ऐसे चित्रित किया जैसे कि वो कोई जीवित व्यक्ति हो। और पता है बेटा, फ्रांस में तो इस महिला को नाम भी दिया गया, मॉरियन, और इसका चित्र डाक टिकट और सिक्कों पर भी छापा गया। इस मॉरियन के कुछ प्रतीक भी बनाए गए, जैसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। ये सब स्वतंत्रता के प्रतीक थे। मॉरियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गईं। दादी, ऐसा क्यों किया गया? बेटा, ऐसा इसलिए किया गया ताकि आम जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीकों की याद आती रहे। इसी तरह से कुछ जर्मनी में भी हुआ। जर्मनी में जर्मेनिया को जर्मन राष्ट्र के रूपक के रूप में दिखाया गया। ये बलूत का जो वृक्ष होता है ना, उसके पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि बेटा पता है, जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। इसी तरह के कुछ और चित्र और प्रतीक भी बनाए गए थे। अरे वाह दादी, और फिर इसी राष्ट्रवाद की वजह से तो राष्ट्र राज्यों का निर्माण हो पाया। हाँ बेटा, राष्ट्रवाद कितनी अच्छी चीज़ होती है ना, अपने देश से प्यार करना। हाँ बेटा, होता है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो क्या दादी, अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करना भी क्या बुरा हो सकता है? हो सकता है बेटा, अति हर चीज़ की ही बुरी होती है। मैंने बताया ना बेटा, वक्त के साथ राष्ट्रवाद का जो आदर्श रूप था वह नहीं रहा। अब ये एक संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। यूरोप के देश अति राष्ट्रवाद के कारण एक दूसरे के शत्रु बन गए थे और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। बाल्कान में तो ये स्थिति और भी अधिक गंभीर हो गई थी। बाल्कान तो तनाव का क्षेत्र ही बन गया था। बाल्कान, इसकी क्या कहानी है दादी, ये भी बताओ ना। हाँ बेटा, बाल्कान एक ऐसा क्षेत्र था जो भौगोलिक और जिसमें जातीय भिन्नता पाई जाती थी। आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोविया,
ये सब बाल्कान के क्षेत्र हुआ करते थे। बाल्कान का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। जब तक ऑटोमन साम्राज्य शक्तिशाली रहा तब तक तो स्थिति ठीक रही, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद स्थिति बहुत खराब हो गई। यूरोपीय राष्ट्रीयताएं ऑटोमन साम्राज्य के चंगुल से निकलने के लिए अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगीं। बाल्कान गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और भी अधिक खराब इसलिए हो गईं क्योंकि यूरोपीय शक्तियाँ भी इसमें दखल देने लगीं। बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी। और बेटा पता है, इस इलाके में कई युद्ध हुए और इन युद्धों का परिणाम कहाँ पे जाके रुका दादी? इस बाल्कान समस्या की वजह से प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। ओहो दादी, तो अति राष्ट्रवाद का परिणाम प्रथम विश्व युद्ध भी था। हाँ बेटा, इसीलिए तो मैंने कहा अति हर चीज़ की बुरी होती है। और पता है बेटा, अति राष्ट्रवाद हद से ज़्यादा होना ही साम्राज्यवाद का जन्मदाता भी माना जाता है। हाँ बेटा, राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से जुड़कर 1914 में यूरोप को महाविपता यानी कि महायुद्ध की ओर ले गया। और पता है बेटा, साम्राज्यवाद की वजह से ही एशिया और अफ्रीका के देश यूरोप के देशों के गुलाम बने, क्योंकि यूरोप के देश अपने राष्ट्रवाद की वजह से अपने देश की ताकतों को बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने अन्य देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से औपनिवेशीकरण हुआ एशिया और अफ्रीका के देशों का। तो बेटा, कहीं ना कहीं हर चीज़ का फ़ायदा भी है, और अगर हम किसी भी भावना को हद से ज़्यादा बढ़ा लें तो उसका नुकसान भी होता है। हमारा देश भारत भी तो इंग्लैंड का गुलाम, इंग्लैंड वालों की साम्राज्यवादी भूख के कारण ही तो बना था। हाँ दादी, ये तो आप ठीक कह रही हो, लेकिन बेटा एक और बात बताऊं, हमारे देश को इस उपनिवेशवाद से मुक्ति भी हमारे देश में जागे राष्ट्रवाद के कारण ही मिली। अरे वाह दादी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति भी राष्ट्रवाद के कारण मिली, और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद हमारे देश में स्थापित भी इंग्लैंड के अति राष्ट्रवाद की वजह से हुआ था। हाँ बेटा, क्योंकि स्थान, जगह, वातावरण ये सब बदलने से विचारधाराएं भी बदल जाती हैं। इसी वजह से जो यूरोप का राष्ट्रवाद था, यूरोप के राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी वह कहीं और नहीं दोहराई गई, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का अपना विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया और ये मान लिया गया कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए। अब ये प्रक्रिया स्वाभाविक और सार्वभौम मान ली गई थी। वाह दादी, आप तो बहुत समझदार और होशियार हैं और आपको तो बहुत कुछ पता है। अगर दादी आप मुझे ये कहानी ना सुनाती तो मैं तो ये कभी जान ही नहीं पाता कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। और आज हम जो यूरोप के देशों को देखते हैं उनकी स्थिति हमेशा ऐसी नहीं थी। उनकी यह स्थिति राष्ट्र राज्यों का निर्माण यूरोप में राष्ट्रवाद की वजह से ही तो हुआ है। मैं तो यही सोचता दादी कि यूरोप के देश हमेशा से ही ऐसे ही थे। मैं तो ये कभी सोच ही नहीं पाता कि यूरोप के देश राजाओं के बुरे शासन से भी परेशान थे। कभी ऐसी भी स्थिति थी। और ये स्वतंत्रता, समानता का अधिकार कितने युद्ध और क्रांतियों का परिणाम है। और दादी, ये बात तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता थी कि वोट देने का अधिकार फ्रांस के लोगों को, सभी को वोट देने का अधिकार, मतलब दादी फ्रांस के लोगों को कितना बाद में मिला। शुरू में तो बस जिनके पास संपत्ति थी उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिला हुआ था ना फ्रांस में।
हाँ बेटा, बहुत अच्छे से तुमने कहानी सुनी और समझी भी। दादी, मुझे यह भी समझ में आया कि राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय भाषा को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है। क्योंकि दादी, इन चिन्हों, प्रतीकों और भाषाओं से ही तो राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इन्होंने कितना योगदान दिया था ना राष्ट्रवाद के विकास में। इसीलिए ये दादी किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ बेटा, फ्रांसीसी दार्शनिक रेनन ने भी अपने एक व्याख्यान में कहा था कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यह एक सामाजिक पूंजी है जिस पर राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। इसीलिए तो बेटा लोग अपने देश पर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। उसने ये भी कहा, राष्ट्र एक बड़ी व्यापक एकता है और जनमत संग्रह इसका अस्तित्व है। हाँ दादी, ये तो मैं भी समझ गया कि जनमत संग्रह ही राष्ट्र का आधार होते हैं। हाँ बेटा, अगर दुनिया में केवल एक कानून और एक ही मालिक होगा तो सबकी स्वतंत्रता तो खत्म ही हो जाएगी। हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो दादी, आपने जो कहानी सुनाई थी शुरू में कि फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरेयू ने जो चित्र बनाया था, उसने जो एक सपना देखा था, उसने जो सपनों का चित्र बनाया था, उसका सपना तो पूरा हो गया ना दादी। उसने कितना सुनहरा सपना देखा था। क्या क्या सोचता होगा, इसका मतलब वो अपने राष्ट्र के बारे में। हाँ बेटा, सोचता होगा, तभी तो बनाया था ना उसने। दादी, फ्रेडरिक सरेयू ने तो अपनी कल्पना द्वारा चित्र में जो भी बनाया बिल्कुल सब सच साबित हुआ। तो क्या दादी, ये जो मैंने चित्र बनाया है, मैंने ये जो पेंटिंग आपको दिखाई थी कल, क्या वो भी सच होगी? दादी, मैंने उस पेंटिंग में रंग भी भर लिए। दादी, ये भी सोचो ना, क्या मेरी पेंटिंग सच होगी या नहीं? हाँ हाँ मेरे लाल, तेरी पेंटिंग भी सच होगी। जल्दी ही दुनिया से हम अगर कोशिश करते रहे, सरकार की गाइडलाइन जो आई है उसको मानते रहे, तो कोरोना बीमारी दूर भाग जाएगी। तेरे स्कूल फिर से खुल ही जाएंगे और एक बार फिर से तू अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलेगा। ज़्यादा परेशान मत हो, कोई भी चीज़ दुनिया में बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती। हाँ दादी, मुझे भी इसी दिन का इंतज़ार है। अच्छा, अब चल जा, मैं थोड़ा सोऊंगी, जाके अपनी बहन के साथ लूडो खेल। प्रस्तुति तृप्ति मोहर, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किला रामपुर से। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, इतिहास का प्रथम अध्याय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। धन्यवाद।